लेकिन वो कब, है ना, वो एक अलग केस में होता है। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, सापेक्षिक यांत्रिकी, रिलेटिव मैकेनिक्स। इसमें ये माना जाता है कि जो मास है, द्रव्यमान जो है, वो कांस्टेंट नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, उसमें क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो ये पूरा डेरिवेशन है उसका, हम लोग देखेंगे कि सही कुछ। तो इसको शुरू कहाँ से करना है, माना एक फ्रेम S है, ये एक फ्रेम S है ना, जिसके सापेक्ष एक कण, एक कोई पार्टिकल है, पार्टिकल की प्लेस पे मैंने क्या बना दिया, एरोप्लेन बना दिया। आप पार्टिकल कंसीडर कर सकते हो, समझाने के लिए है। वेग से x दिशा में गति कर रहा है, ये प्लेन किस दिशा में गति कर रहा है, x दिशा में। ठीक है, अब फ्रेम S में कण का गति द्रव्यमान, क्योंकि ये जो फ्रेम है इसके रिलेशन में ये एरोप्लेन ऐसे मूव कर रहा है ना, तो इसका जो मास इस फ्रेम में नापेंगे हम लोग, फ्रेम S में, वो कौन सा होगा, गतिक द्रव्यमान, मतलब मूविंग मास कहते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, m से। अब माना एक अन्य फ्रेम S' में कण का विराम द्रव्यमान, हम लोग जो ये S' फ्रेम मान रहे हैं, ये मान रहे हैं कि ये एरोप्लेन के साथ फिक्स है, मतलब एरोप्लेन आगे बढ़ रहा है तो ये फ्रेम भी क्या बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। कौन सी फ्रेम, S'। ठीक है, तो S' फ्रेम में अगर इसका द्रव्यमान मापेंगे तो वो एक जैसा आएगा, फिक्स आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो माना एक अन्य फ्रेम S' में कण का विराम द्रव्यमान, क्योंकि ये जो फ्रेम है इस एरोप्लेन के साथ में लगी हुई है ना, इसमें ये प्लेन कैसा रहेगा, रेस्ट में रहेगा, कोई चेंज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। ये फ्रेम और ये प्लेन दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये क्या, कौन सी स्टेट में हो गया, रेस्ट स्टेट में हो गया, है ना, विराम अवस्था। तो इसका द्रव्यमान कितना हो गया, m0। अब यदि फ्रेम S' के सापेक्ष कण का y दिशा में समय अंतराल ΔT देश में, मतलब एक छोटा सा टाइम इंटरवल लिया हम लोगों ने, कितना, ΔT, लेकिन कौन सी फ्रेम की बात कर रहे हैं, S फ्रेम, मतलब ये जो फ्रेम ऐसे एरोप्लेन के साथ चल रही है उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और y दिशा में, ठीक है, प्लेन किधर जा रहे हैं, x दिशा में, प्लेन किधर जा रहे हैं, x दिशा में, पर हम डिस्प्लेसमेंट किधर ले रहे हैं, y दिशा में, और वो कितना है, थोड़ा बहुत तो चेंज आ ही सकता है ना। तो ΔT एक सूक्ष्म समय अंतराल है, टाइम डिफरेंस बहुत छोटा है, और उसमें डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, Δy देश के। तो क्या है, फ्रेम S' में y दिशा के अनुदिश वेग, है ना, हम लोग कौन सी फ्रेम की बात कर रहे हैं, इसी फ्रेम की बात कर रहे हैं जो एरोप्लेन के साथ में अटैच है। ठीक है, y दिशा के अनुदिश वेग बात कर रहे हैं हम लोग, प्लेन जा रहा है x दिशा में, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं, y डायरेक्शन। y दिशा के अनुदिश वेग कितना हो जाएगा, v डैश इक्वल्स टू del y डैश अपॉन del t डैश। ठीक है, जनरल फार्मूला है ना, इसको समझने की तो कोई बड़ी बात है नहीं। अब क्योंकि हम लोगों ने वेलोसिटी की बात कर ली है, वेग की बात कर ली है, तो यहाँ पे हम लोग साथ में किसकी बात कर सकते हैं, मोमेंटम की बात कर सकते हैं, संवेग की। संवेग होता है जनरली p इक्वल्स टू mv। ठीक है, तो ये रहा p, लेकिन फ्रेम कौन सी है, देश, S', तो यहाँ पे क्या आ गया, देश, है ना, और ये m हो गया, m और v। अब क्योंकि देखो ये S' फ्रेम में ये कांस्टेंट है, तो उसमें द्रव्यमान की तरह लिया हुआ है m0 v y डैश इक्वल्स टू, देखिए v डैश, ये v डैश की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी जो थी, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 1। इसी प्रकार अभी आपने किसकी बात करी है, S' की बात करी, आप किसकी बात कर रहे हैं, S की बात कर रहे हैं, दोनों यही सब कुछ है, उसमें कोई चेंज नहीं है, केवल जो टाइम डिफरेंस यहाँ पे हम लोगों ने माना था ΔT डैश, है ना, मतलब जैसे ये एरोप्लेन जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो ये S' फ्रेम होगी, और आप धरती पे खड़े हैं और आप लोग उस एरोप्लेन को देख रहे हैं, है ना, तो आप कौन सी फ्रेम में हो गए, S फ्रेम में। आपने उस इवेंट को नापा तो उसमें टाइम कितना आया, ΔT, और डिस्प्लेसमेंट कितना आया, Δv, दोनों सेम है, बस डिफरेंस अलग है थोड़ा सा। तो फ्रेम S में y दिशा के अनुदिश वेग, हम लोगों ने जैसे यहाँ पे वेलोसिटी मेजर करी थी, वैसे यहाँ पे भी मैथमेटिकली हम लोगों ने लिखा है। यहाँ पे फ्रेम S' की बात हो रही थी इसलिए देश आ गया, यहाँ पे फ्रेम कौन सी S है, इसलिए ये सारे नॉर्मल रोटेशन। ठीक है, फिर यहाँ पे संवेग की बात करी थी, यहाँ पे भी हमने संवेग की बात करी, मतलब एक बार फ्रेम S की बात, S' की बात करना है, फ्रेम S की बात करना है, दोनों सेम है। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अभी क्योंकि हमारे पास में दो फ्रेम हो गए, एक तो S' मूव कर रही है ना, और S जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और हम लोगों को पता है कि लॉरेंज रूपांतरण समीकरण होते हैं, उससे हम दो फ्रेम के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा
इसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है ना। तो वहां पे हमने देखा था y इक्वल्स टू y डैश है ना। वेरिएशन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करी तो डेल y और डेल y डैश होते हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने टाइम डिलेशन समय विस्तार एक टॉपिक देखा था। ये टाइम के लिए जो लॉरेंट रूपांतरण समीकरण है ना वो डेल t सॉरी ये टाइम डिलेशन वाला है, लॉरेंट रूपांतरण समीकरण वाला नहीं लिखा है टाइम। डेल t इक्वल्स टू डेल t डैश अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ठीक है, तो एक देखो ये वैल्यू होगी आपके पास में डेल t की और ये वैल्यू किसकी होगी डेल y की। ठीक है, तो डेल y और डेल t की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, यहां पे डेल y की वैल्यू क्या आ जाएगी डेल y डैश, इसकी जगह क्या लिखेंगे ये मैंने लिखा है समीकरण 2 में डेल y और डेल t के मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो p y इक्वल्स टू n एज इट इज ये डेल y है ना और हाँ डैश लगाना बाकी रह गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा डैश आ जाएगा, यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश, यहाँ पे भी डैश। ठीक है, तो जो ये नॉर्मल नोटेशन थे डेल y और डेल t इनको हम लोग चेंज कर रहे हैं फ्रेंड s डैश के रिलेटिव। यहाँ पे आ गए डेल y डैश और यहाँ पे जो डेल t की वैल्यू थी वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। देखिए डेल y डेल t डैश को यहाँ पे एज इट इज सब्स्टिट्यूट करा है ये m, और क्योंकि ये अपॉन के अपॉन में है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये कहां चला गया काम ऊपर चला गया, तो ये इसके कोएफिशिएंट में आ गया मल्टीप्लिकेशन में आ गया। क्योंकि जड़त्वीय फ्रेमों में कण का संवेग जो है वो फिक्स हो मतलब उस इनवेरिएंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो ये फ्रेम s में मोमेंटम और ये फ्रेम s डैश में मोमेंटम दोनों में क्या है सेम है, ये इसकी कंडीशन है। अब यहाँ पे पी वाई की वैल्यू रख दो और यहाँ पे किसकी वैल्यू रख दो पी वाई डैश। पी वाई की वैल्यू आप ये अभी लेके आए हैं, ये एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, और ये क्या है पी वाई डैश की वैल्यू, पी वाई डैश की वैल्यू हमारे पास में ये पी वाई डैश की वैल्यू ये रहे। ठीक है, इस वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो डेल वाई डैश अपॉन डेल टी, डेल वाई डैश अपॉन डेल टी क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे m नॉट बच गया और यहाँ पे क्या बच गया m बच गया है ना। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको मास को ऑब्जर्व करना है ना कि एक फ्रेम रेस्ट स्टेट में है और एक कौन सा मूविंग मास और रेस्ट मास उनकी बात कर रहे हैं। ये हम लोगों ने निकाला मूविंग मास। ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है वेग के साथ द्रव्यमान में परिवर्तन। मतलब अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो मास में क्या चेंज आ रहा है, मतलब हमको मूविंग मास को ऑब्जर्व करना है। तो मूविंग मास को इधर ही रखा, इन दोनों इस टर्म को कहां पे ले गए वहां पे सब्स्टिट्यूट किया, मतलब उस तरफ ले गए तो डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है देखो, इससे अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ पे ये स्पीड ऑफ लाइट है, यहाँ पे प्रकाश की चाल c हो गई, यहाँ पे 0 हो गई। ये जो देखिए मास की एक्सिस है, मूविंग मास इस तरफ आएगा। आप देख सकते हो कि पहले तो इनिशियली मास क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, लेकिन जैसे ही मास 0.5 मतलब अगर किसी पार्टिकल की स्पीड प्रकाश की चाल की आधी 0.5 मतलब 1/2 है ना, ये ऐसा लिखो 0.5 और साथ में क्या c 0.5 को आप क्या लिख सकते हो 1/2 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा c। मतलब प्रकाश की चाल को स्पीड ऑफ लाइट को क्या कर दो आधा कर दो। अगर इस स्पीड से कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसका मास जो है वो देखो ये एक्सिस कहां चली गई ऊपर जा रही है, सॉरी ये लाइन कहां जा रही है ऊपर जा रही है, मतलब उसका मास अब क्या हो चुका है इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, अगर मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट c की चाल से अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो उसका जो मास है ये देखो ये लाइन किधर चली गई ऊपर चली गई और ये लाइन इधर कहां जा रही है इंफिनाइट पे जा रही है, तो द्रव्यमान उसका कितना हो जाएगा अनंत हो जाएगा। मैथमेटिकली एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे देख सकते हैं हम लोग। देखो इस पूरी इक्वेशन में चेंज किस में आ रहा है v में, है ना। v की वैल्यू हम लोग चेंज कर रहे हैं। इफ v इज मच लेस देन c, मतलब किसी पार्टिकल की जो स्पीड है वो प्रकाश की चाल के कंपैरिजन में बहुत कम है। ठीक है, तो उस केस में इसको नेग्लिजिबल मान लिया। नेग्लिजिबल मतलब कितना मान लिया 0, ये 0 हो जाएगा, ये खत्म हो गया।
कितना बचा 1 1 का स्क्वायर रूट लोगे तो 1 तो क्या हो जाएगा m इक्वल्स टू m नॉट है ना। ये रेस्ट मास है और ये कौन सा है मूविंग मास, दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, ठीक है ना। बराबर हो गए मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब जैसे हम लोग हमारी बात कर रहे हैं, हमारी चाल जो है हमारी स्पीड जो है प्रकाश की चाल के कंपैरिजन में बहुत नॉर्मल है, बहुत 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 कम, तो हमारे मास में कोई चेंज नहीं आता है। जो रेस्ट मास है वही हमारा मूविंग मास भी रहता है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन जो हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी ये है ना कि हमारी या किसी भी पार्टिकल की स्पीड कितनी हम लोगों ने एक्वायर कर ली 0.5 टाइम्स c, मतलब प्रकाश की चाल की आधी है ना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड चाल होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, सॉरी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में प्रकाश कितना दूर चला जाता है 3 लाख किलोमीटर। उसकी आधी चाल पे हम लोग पहुंच गए, मान लो कोई भी पार्टिकल पहुंच गए, तो ये वैल्यू जो है ये हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी, कहाँ पे v की जगह, ठीक है। जब इसको सिंपलीफाई करेंगे सिंपलीफिकेशन करने पे एक वैल्यू आएगी, मैंने थोड़ी सी एक मिस्टेक ये करी है कि यहाँ पे स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर नहीं किया, और फाइनली आप लोग जब कंक्लूड करोगे तो आपको ये नजर आएगा कि जो m है, ये जो m नॉट है मतलब रेस्ट मास, वो 1 से ज्यादा से मल्टीप्लाई है। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये क्या होगी बड़ी आएगी, है ना। अगर इस m नॉट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का भी आ जाएगा वैसे, है ना, और यहाँ पे क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, मतलब कि इसका आंसर जो है वो m का कुछ ज्यादा आना है, 1 नहीं आना है, 1 से ज्यादा आना है, ठीक है। ये टॉपिक है, इसका डायग्राम सॉरी रेडिएशन परिवर्तन ये आपको बनाना पड़ेगा।